भविष्य के किसी दिन एक अभूतपूर्व वैश्विक आपदा अचानक धरती पर आ गिरी। एक भयंकर भूकंप ने पलों में ही कभी रौनक से भरे शहरों को खंडहरों में बदल दिया। ऊंची इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और दुनिया गहरे अंधकार में डूब गई। राक्षस खंडहरों में घूमने लगे, आसमान पीली धूल से ढक गया और एक घातक वायरस इंसानों में फैलने लगा। बचे हुए इंसान इस विनाश के बाद की दुनिया में जीवित रहने के लिए जूझ रहे हैं। साफ पानी और थोड़ा सा खाना अब सबसे बड़ी विलासिता बन चुके हैं। इसी पृष्ठभूमि में शुरू होती है कोरियाई ज़ॉम्बी फिल्म वाइल्डलैंड वांग ये। एक अंधेरी लैब में पागल वैज्ञानिक सांग ब्यो अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए मानवता की सीमाएं पार कर चुका है। उसने अलग अलग जीवों से जीन निकालकर गैर कानूनी प्रयोग शुरू किए, यहां तक कि हजारों युवतियों का अपहरण कर उन्हें परीक्षण का हिस्सा बना लिया। समय बीतता गया और लापता लड़कियों की संख्या बढ़ती गई। पुलिस को शक हुआ और वे जांच के लिए पहुंचे, लेकिन तभी वह महाविनाशकारी भूकंप आ गया। कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया राख हो गई और सांगब्यो अपने प्रयोगशाला सहित मलबे में दब गया। प्रयोग वहीं ठहर गया। 3 साल बाद उसी उजड़े इलाके में एक आदमी शागन शागेन दिखाई देता है। हाथ में धनुष लिए वह भोजन की तलाश में है। अचानक उसे एक विशाल मगरमच्छ दिखता है। अपनी शिकारी कौशल से वह जलते हुए तीर से मगरमच्छ को घायल करता है। शाहगण सोचता है कि उसने उसे मार गिराया है, लेकिन मगरमच्छ अचानक उठकर उस पर झपट पड़ता है। वह किसी तरह कार में छिपकर जान बचाता है। ठीक उसी वक्त एशिया का सबसे ताकतवर आदमी कहे जाने वाले डोंगू डोंगियस की एंट्री होती है। वह मगरमच्छ को पकड़कर एक ही बार में 2 हिस्सों में काट देता है। इस बर्बाद दुनिया में जहां हर चीज की कमी है, खाना सबसे बड़ी पूंजी है। शागण और डोंगू अपने शिकार को बेचकर जीवित रहते हैं। लोग अपने पास की चीजें देकर खाना खरीदते हैं। एक दिन एक तामझाम से सजी औरत सोने के बदले मांस खरीदना चाहती है। डोंगू मना कर देता है, क्योंकि इस दुनिया में सोने की कोई कीमत नहीं। लेकिन औरत जिद करती है कि एक दिन सभ्यता लौटेगी और सोना फिर कीमती होगा। शागण छिड़कर उसे भला बुरा कहता है, पर अंत में डोंगू दया दिखाकर थोड़ा मांस दे देता है। उसी बस्ती में शाओमेई नाम की एक दयालु लड़की अपनी दादी के साथ रहती है। हालात कितने भी कठिन हों, वह मुस्कुराना नहीं छोड़ती। उसे चित्रकारी पसंद है, शागण उससे प्रभावित है और डोंगू भी उसके प्रति स्नेह रखता है। शाओमेई उसे एक पेंटिंग भेंट करती है, जिसमें डोंगू असल से थोड़ा दुबला दिखाया गया है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। एक दिन एक जीप आती है, जिसमें खुद को पुलिस कहने वाले लोग हैं। वे निर्दोष लोगों को पकड़ने लगते हैं। जब एक आदमी विरोध करता है, तो वे उसका हाथ काट देते हैं। उनका सरगना शाओ मई को देखकर उस पर गंदी नजर डालता है। शाओ मई विरोध करती है, तो वह उसे बाल पकड़कर खींचता है। शागण उसे बचाने दौड़ता है, पर पकड़ा जाता है। तभी डोंगू आता है और हमलावरों को काबू कर लेता है। पूछताछ में पता चलता है कि उनके सरगना का नाम माओ हू है और एक रहस्यमय अपार्टमेंट है, जहां साफ पानी मिलता है। कुछ दिन बाद शाओमेई से एक और समूह मिलता है, जो खुद को सियोल शरण स्थल का कर्मचारी बताता है। उनकी नेता कहती हैं कि वहां युवाओं को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि मानव सभ्यता फिर से बच सके। वे शाओमेई और उसकी बीमार दादी को साथ ले जाते हैं। डोंगू दुखी होकर उन्हें जाते हुए देखता है। रास्ते में शाओमेई को कुछ अजीब लगता है। उसकी दादी थकान से गिर जाती है, तो सैनिक कहते हैं कि वे बुजुर्गों को पास के मेडिकल सेंटर ले जाएंगे। लेकिन डोंगू और शाहगण जब बाद में उन्हें ढूंढते हैं, तो देखते हैं कि बुजुर्गों को एक खाई से नीचे फेंका जा रहा है। वे गुस्से में हमला करते हैं, लेकिन जिनसे वे लड़ते हैं, वे मरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। ये अमर लोग हैं, सांग ब्यों के प्रयोगों के नतीजे। तभी एक महिला हुआ जी आती है। वह पूर्व सैनिक है और इन अमर प्राणियों की कमजोरी जानती है। वह बताती है कि भूकंप के बाद वे एक इमारत में छिपे थे, जहां सांग ब्यो आया और डॉक्टर बनकर सबका विश्वास जीत लिया। लेकिन जिन बच्चों को उसने इलाज किया, वे कभी लौटकर नहीं आए। हुआ जी ने सच्चाई जानने पर बगावत की, पर वह अकेले कुछ नहीं कर पाई। अब उसने डोंगू और शागण में उम्मीद देखी। उधर शाओमेई और अन्य युवा उस रहस्यमय अपार्टमेंट पहुंचते हैं। यह जगह बाकी दुनिया से अलग सशस्त्र सुरक्षा में है। वहां सांग ब्यो सबका स्वागत करता है और उन्हें सुरक्षा और आराम का भरोसा देता है। शाओमेई को अपना कमरा मिलता है, जहां स्कूल यूनिफॉर्म
और साफ पानी रखा है। वह खुश होती है, पर यह खुशी नकली है। डोंगू मीनवाइल भूमिगत फाइट एरिना में पहुंचता है, जहां लोग मनोरंजन के लिए जान से खेलते हैं। वहां उसकी भिड़ंत माओहू से होती है। वह उसे हराकर जानता है कि यह अपार्टमेंट बाहरी दुनिया के साथ काला सौदा करता है। वे युवाओं को पकड़कर भेजते हैं और बदले में हथियार और पानी लेते हैं। इधर शाओ मेई को पता चलता है कि युवाओं को प्रयोग के लिए 8वीं मंजिल पर ले जाया जा रहा है। वहां सांग ब्यो खुद आता है और एक लड़की से पूछता है कि क्या वह प्रयोग में हिस्सा लेगी। वह मान जाती है, लेकिन असल में यह मौत का रास्ता है। शाओ मेई चोरी छिपे प्रयोगशाला पहुंचती है और देखती है कि सांग ब्यो युवाओं के दिमाग से पदार्थ निकालकर अमृता पर काम कर रहा है। यहां तक कि जो पानी वे लोगों को देते हैं, वह शरीर को नियंत्रित करने का हिस्सा है। सांग ब्यो के प्रयोग में एक लड़की मर जाती है। उसके माता पिता विरोध करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। शाओ में यह सब देखती है और पकड़ी जाती है। उसी वक्त डोंगू और उसके साथी अपार्टमेंट पर हमला करते हैं। रास्ते में वे सांग ब्यो के राक्षसों, छिपकली जैसे म्यूटेंट और अमर सैनिकों से भिड़ते हैं। लड़ाई बेहद खतरनाक होती है, लेकिन वे बहादुरी से सबको खत्म करते हैं। आखिर में डोंगू सांग ब्यो तक पहुंचता है। वह खुद पर नया सीरम लगाता है, पर उसका शरीर बिगड़ने लगता है। उसकी त्वचा पर छिपकली जैसे फोड़े उभर आते हैं। शाओ में कहती है कि उसने वह पानी कभी नहीं पिया, इसलिए उसका प्रयोग व्यर्थ था। सांग ब्यो गुस्से में हमला करता है। शागण बचाने आता है, लेकिन घायल हो जाता है। डोंगू अंतिम युद्ध में सांग ब्यो को मार गिराता है। गोलीबारी में उसकी बेटी वाला कैप्सूल टूट जाता है और वह भी मर जाती है। विनाश और मौत के बीच अचानक आसमान से 3 साल बाद पहली बार बारिश होती है, जैसे धरती को शुद्ध करने आई हो। फिल्म का अंत इंसानियत, त्याग और नैतिकता के संदेश के साथ होता है। जब दुनिया खत्म हो जाए, तब भी अच्छाई और साहस ही सच्चे अर्थों में जिंदा रहते हैं।